हाँ जी भाई, अभी शुरू कर रहे हैं हम लोग चैप्टर नंबर 5, फ्रॉड एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर इन दिस रिगार्ड। ठीक है, अब इसके ऊपर स्टैंडर्ड अप्लाई होता है मेरा एसए 240, कामीसा का एक सेक्शन अप्लाई होता है मेरा 143 सब सेक्शन 12, और साथ साथ में मेरे पास स्टडी मटेरियल के कुछ इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो तीनों चीजें मिलाकर आपका कंप्लीट होता है चैप्टर नंबर 5। ठीक है, आप देखते हैं कितने पेजेस पढ़ने हैं, 5 पेजेस पढ़ने हैं, और कितने मार्क्स आप ले सकते हो, 5 मार्क्स। ठीक है, 5 मिनिमम और मैक्सिमम 10 आ सकते हैं आपके इस क्वेश्चन के, इस पूरे चैप्टर के अंदर से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर रिलेटेड कभी भी कुछ भी पूछा जाए, अब देखो डायरेक्ट पूरा पूरा स्टडी मटेरियल उठा के डायरेक्ट याद कराना स्टार्ट कर दूं, इट्स ऑफ नो यूज। ठीक है, हम कॉन्सेप्चुअली लॉजिकली पढ़ेंगे, और लॉजिकली हमने अभी तक पूरी क्लासेस के अंदर जितने भी हमने डिटेल्ड वर्जन की जो क्लासेस है उनके अंदर हमने बहुत डिटेल में इसे कॉन्सेप्चुअली पढ़ा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, पहले एसए 240, तो इस पूरे चैप्टर रिलेटेड कभी भी कोई भी क्वेश्चन आए, कंपनीज एक्ट के अलावा 143 सबसेक्शन 12 के अलावा कभी भी कोई भी क्वेश्चन आए, तो प्लीज प्लीज जरूरी लेवल पर एसए 240 को मेंशन जरूर करना। ठीक है, फिर एसए 240 को जब तुम मेंशन करोगे तो आपको साथ साथ उसकी डेफिनेशन लिखनी है। देखो डेफिनेशन क्या है, एनी इंटेंशनल एक्ट, मतलब कि जानबूझ के किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, इंटेंशनल एक्ट बाय वन और मोर इंडिविजुअल्स, एक या एक से ज्यादा, मतलब 1 लोग, 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग मिलकर किया, among management, number 2 TCWG, those charged with governance, मैनेजमेंट से एक लेवल ऊपर वाले, या फिर एम्प्लॉयज, या फिर थर्ड पार्टी, मतलब कि या मैनेजमेंट या TCWG या फिर एम्प्लॉय या फिर कोई भी थर्ड पार्टी आपस में मिलके किया, कैसे भी किया, बट क्रक्स क्या है यहाँ पे, चीजें होनी चाहिए इंटेंशनल। ठीक है, मतलब इंटेंशन बुरी होनी चाहिए, जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज आती है अनजस्ट एंड इलीगल। ठीक है, तो जो भी ये काम कर रहे हैं, नंबर 1 या तो वो इलीगल है, मतलब कि हमारे काम की एक्ट के अकॉर्डिंग, इंडिया के अकॉर्डिंग ये चीज इलीगल मानी जाती है। ठीक है, जैसे मान लो ड्रग्स को सप्लाई करना, इट्स इलीगल। ठीक है, किसी का मर्डर करना, दिस इज इलीगल। ठीक है, ऐसी चीजें जो कि इलीगल है। दूसरी चीज आती है अनजस्ट, अब रोड पर चलते हुए किसी को आपने ऐसे ही जाके थप्पड़ मार दिया, या फिर ऐसे किसी को पैर से अड़ा के गिरा दिया। ठीक है, ये चीजें क्या है, ये अनजस्ट है। ठीक है, इलीगल नहीं है बट ये अनजस्ट है। मतलब इन शॉर्ट बोलने का मतलब है वो सारी चीजें जो कि इलीगल एडवांटेज क्रिएट करती है, फिर अनजस्ट एडवांटेज क्रिएट करती है। हो सकता है इसके ऊपर कोई पेनल्टी प्रोसीडिंग्स ना हो, बट उसके बाद भी अगर आपकी इंटेंशन खराब थी तो वो किसका पार्ट बन जाती है, फ्रॉड का पार्ट। ठीक है, तो इंटेंशनल एक्ट, मैनेजमेंट, TCWG, एम्प्लॉय, थर्ड पार्टी, अनजस्ट एंड इलीगल एडवांटेज। अब ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू द फ्रॉड इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब फ्रॉड एक बहुत बड़ा टर्म है, बट ऑडिटर की जो जिम्मेवारी है वो क्या है, फ्रॉड इन रिलेशन टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब इधर देखते हैं फटाफट से, फ्रॉड क्या क्या टाइप का होता है। फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ, एक मिनट, यहाँ पे है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश, एक मिस्टेक है, प्लीज देखना यहाँ पे। ठीक है, अब ये जितने भी आपके एसेट्स हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिए, नंबर 1 गुड्स और नंबर 2 क्या है, कैश। ठीक है, तो नंबर 1 गुड्स रिलेटेड घपले, नंबर 2 कैश रिलेटेड घपले। ठीक है, तो ये सारे के सारे घपले किसका पार्ट है, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स का पार्ट। ठीक है, एक तो कुछ ना कुछ मिस एप्रोप्रिएट किया हुआ है आपके एसेट्स में, दूसरी चीज आपके एसेट्स में मिस एप्रोप्रिएट ना करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कोई भी घपलेबाजी करिए तो उसे बोल जाता है फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ऑडिटर की मेन जिम्मेवारी रहेगी कि फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिलेटेड और मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स, मतलब कि इनडायरेक्ट लेवल पर ऑडिटर को इसको करना है, ध्यान में रखना है। इनडायरेक्ट लेवल पर रखना है, डायरेक्ट लेवल पर किसके करना है, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ठीक है, अब आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है, What are the reasons which lead an entity to commit manipulation of accounts? कौन सी ऐसे कारण हैं जिनके कारण कंपनी को मैनिपुलेशन करनी पड़ जाती है।
ठीक है। अब देखो सबसे पहले टू अवॉइड इंसिडेंस ऑफ इनकम टैक्स और अदर टैक्सेस, नंबर 1 इनकम टैक्स ना देना पड़े, टैक्स बचाने के लिए जीएसटी बचाने के लिए करते हैं ये, ठीक है। सिर्फ इनकम टैक्स नहीं, जीएसटी बचाने के लिए भी करते हैं, ठीक है। पूरा लिंक्ड है ना। फॉर डिक्लेयरिंग अ डिविडेंड व्हेन देयर आर इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स, ठीक है। अब देखो प्रॉफिट्स है नहीं कंपनी के पास, बट उसके बावजूद भी डिक्लेयर कर रखे हैं डिविडेंड, ठीक है। अच्छा क्यों? हाँ ऐसा कर सकते हैं, मुझे भी पता है ऐसा कर सकते हैं, बट आप एक बात बताओ ना, क्यों डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहेंगे जबकि हमारे पास प्रॉफिट्स नहीं है? क्यों? ताकि आपकी जो इमेज है, मार्केट की जो इमेज है वो बढ़िया बरकरार बनी रहे, ठीक है। टू विद होल्ड डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड व्हेन देयर इज एडिक्वेट प्रॉफिट, ठीक है। अब आपके पास है नहीं, सॉरी ओके, इसका मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दिया था। हमारी कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग न जाके आप लोगों को यहाँ पे सेबी का थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ेगा। लिस्टेड कंपनीज के केस में क्या होता है कि जैसे कि आपकी एक छोटी सी भी कोई भी फ्लक्चुएशन आती है आपके शेयर के अंदर तो बहुत ज्यादा मेजर इंपैक्ट पड़ जाता है, ठीक है। मतलब कोई भी छोटी चीज आएगी और आपके शेयर पर बहुत ही मेजर लेवल का इंपैक्ट आ जाता है, ठीक है। तो क्या किया इन्होंने कि जो डिविडेंड है, डिविडेंड को डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, और उसे पे नहीं किया, ठीक है। अगर डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया और उसे पे नहीं किया तो उससे क्या होगा, जो शेयर की जो वैल्यू है वो थोड़ी सी डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो क्या करते हैं ऐसे केस के अंदर कि शेयर की वैल्यू डाउन करिए तो कैसे करें, डिक्लेयर कर दो और उसे पे मत करो, फिर आपके जान पहचान के लोग उसे खरीद लेंगे, डिविडेंड को, सॉरी आपके शेयर प्राइस को खरीद लेंगे और वापस आप डिविडेंड को पे कर देना। अब उससे होगा क्या? उससे यही होगा कि मार्केट प्राइस जो आपका पहले गिरा था वो अब वापस बढ़ जाएगा, ठीक है, वापस नॉर्मल पॉइंट पर आ जाएगा, ठीक है। For receiving high remuneration when managerial remuneration is payable by reference to profits, ठीक है। अब एक मैनेजर है, उसको बोला तो जितना प्रॉफिट कमाएगा उसी की ही परसेंटेज में तेरे को हम लोग मैनेजरियल रेम्यूनरेशन देंगे। अब वो क्या करेगा, यहाँ पे चोरी चकारी करेगा, कैसे भी करके अपने प्रॉफिट्स को बढ़ा दे ताकि वो अपनी मैनेजरियल रेम्यूनरेशन दे सके अच्छी वाली, ठीक है। डन, इतनी बात हुई। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, What are the circumstances which lead an entity to fraud? देखो भाई साहब, यहाँ पे भाई साहब है बहुत ज्यादा परेशान है, एकदम पेपर वेपर फाड़ रहे हैं, ठीक है। इनको लगता है ऑब्वियसली सॉरी कंपनी ने बोला है कि अगर आपने इंक्रीज नहीं किया, आपने जीपी रेशो की ना इंक्रीज नहीं लेके आए तो आपको काम से निकाल दिया जाएगा। मतलब इनके ऊपर क्या है, प्रेशर है, ठीक है। फाइनेंशियल्स अच्छे नहीं हुए, फाइनेंशियल्स बेटर नहीं हुए तो आपको काम से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। अंडर प्रेशर आके इनको फ्रॉड कमिट करना पड़ेगा, या फिर सुनना, इन्हें बोला कि आप अगर अच्छे से परफॉर्म करोगे ना, अच्छे से काम करोगे ना तो हम और हमारे अगर प्रॉफिट्स इंक्रीज हुए तो उसका हम आपको एज एन इंसेंटिव देंगे, ठीक है। तुम्हें पता है जैसे कि कुछ ऐसी मार्केटिंग मॉडल्स होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, ऐसे बोलते हैं कि तुम्हें मर्सिडीज मिल जाएगी, तुम्हें बीएमडब्ल्यू मिल जाएगी, ठीक है। चेन मार्केटिंग करते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आप सेल्स लेके आओ और आपको उसी के बेसिस पे कमीशन मिलेगी, है, ठीक है। तो उसमें क्या है, उनको एक इंसेंटिव दिख रहा होता है कि जितनी ज्यादा सेल्स होंगी उतनी ज्यादा उनकी कमीशन होगी, ऑब्वियसली। अब इसमें कंपनी के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो कभी भी जो एम्प्लॉय है उसके ऊपर कोई भी ऐसे इंसेंटिव्स मिलने वाले होते हैं तो वो फ्रॉड करने के लिए कोई ना कोई तरीके ढूंढता है, ठीक है। दूसरी चीज, इंटरनल कंट्रोल्स कैन बी ओवर रिडन, ठीक है। अब देखो ये भाई साहब है बैठे हुए हैं, बहुत इनके ऊपर ना अंधा विश्वास करती है कंपनी, ठीक है। अंधा विश्वास करती है, कोई इंटरनल कंट्रोल बढ़िया नहीं लगा रखे हैं और प्लस इनके ऊपर विश्वास बहुत ज्यादा किया जाता है, ठीक है। और इन्हें पता है कैसे इंटरनल कंट्रोल्स को आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है। इंटरनल कंट्रोल सब कुछ इनके हाथ में है, इंटरनल कंट्रोल्स या फिर इतने बढ़िया नहीं बना रखे। तो ऐसी कोई भी सिचुएशन आती है, मैंने इसका क्या एग्जाम्पल दिया था तुम्हें, इसकी गर्लफ्रेंड यूएस में बैठी हुई है, ये भाई साहब यहाँ पे इंडिया में बैठे हुए हैं और ये इंटरनल कंट्रोल्स क्या कर सकते हैं, ये भाई साहब इन इंटरनल कंट्रोल्स को ओवरराइड कर सकते हैं, ठीक है। इनको पूरी की पूरी पावर दे दी गई है, ठीक है। जितनी सेल्स आएंगी ना, इंडिया की यूएस वाली गर्लफ्रेंड ने बोला कि जितनी सेल्स आएंगी ना तेरी हैं, ठीक है। मतलब तेरी एज इन घर नहीं लेके जाना, तू संभालियो उन सेल्स को, ठीक है। अब ऐसी कोई भी सिचुएशन आती है तो ये पर्टिकुलर बंदा क्या करेगा, यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल्स को ओवरराइड कर सकता है, ठीक है। चलो
अब पोजेस एन एटीट्यूड कैरेक्टर सेट ऑफ एथिकल वैल्यूज, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि, अब देखो मैं डायरेक्ट स्टडी मटेरियल के ही कीवर्ड्स को उठा रही हूँ, ठीक है, तो कीवर्ड समझा रही हूँ और प्लीज उसके साथ साथ रीड करते रहना पिक्टोरियल बुकलेट से, ठीक है, प्लीज प्लीज पिक्टोरियल बुकलेट पेज नंबर 1 कॉर्नर में वो जो लगा हुआ है ना क्वेश्चन वही वाला है, ठीक है। अच्छा, पोजेस एन एटीट्यूड कैरेक्टर सेट ऑफ एथिकल वैल्यूज डार्कन हो रखे हैं पिक्टोरियल बुकलेट में, ठीक है। अब कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनने एटीट्यूड कैरेक्टर सेट ऑफ एथिकल वैल्यूज ऐसे बना लिए होते हैं, मन नहीं करता यार, चोरी करे बिना मन ही नहीं लगता, ठीक है, क्या बोलते हैं उसे, फन आता है चोरी करने में, ठीक है, एटीट्यूड ऐसा बन चुका है। अभी ऐसे लोगों का आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। फिर आते हैं दूसरे ऐसे लोग, भाई बहुत ही आदर्शवादी, जैसे हमारे आलोकनाथ जी, ठीक है, इवन अदरवाइज ऑनेस्ट, वैसे बड़े ऑनेस्ट हैं, ठीक है, बट आपको पता है बेटी की शादी है सर पे, अब पैसे हैं नहीं, जिंदगी भर तो ईमानदारी से काम किया, बेटी की शादी के लिए पैसे नहीं है, तो क्या होता है, ऐसी सर्कमस्टांसेस बन जाती हैं कि उन्हें चाहे तो ऑनेस्ट होते हैं बट उन्हें फिर भी किसी ना किसी प्रेशर में आके चोरी वोरी करनी पड़ जाती है, ठीक है। चलो अभी वो डार्कन हुआ है ना, वो फटाफट से उसे रीड कर लेना, ठीक है। फिर मेरे पास एक नया क्वेश्चन आता है, What are the techniques by which management override control? कौन सी ऐसी चीजें जिनके कारण मैनेजमेंट जो है कंट्रोल्स को ओवरराइड कर देता है, या फिर बोलो कि क्या क्या प्रोसीजर्स है, जैसे मान लो अभी हम ऑडिट कर रहे हैं, ठीक है, तो अब मैंने बोला ऑडिट प्रोसीजर्स कौन से, क्या तरीके हैं ऑडिटिंग करने के, ठीक है, हमारे ऑडिट प्रोसीजर्स क्या क्या होते हैं, याद करो प्लीज जल्दी से, हम जो जो ऑडिट प्रोसीजर्स करते हैं, याद आया, ओ घर होना चाहिए, एरियर, ठीक है। अच्छा, जो भी हमारे मेथड्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस वो क्या है, अच्छा चलो मुझे तुम्हें सिर्फ ये बताना था कि क्या क्या प्रोसीजर्स हैं, ठीक है। तो ऐसे ही फ्रॉड को करने के भी कुछ यहाँ पे हैं प्रोसीजर्स, ठीक है। रिकॉर्डिंग फिटिशियस जर्नल एंट्री, देखो झूठी झूठी जर्नल एंट्रीज डाल दी, ठीक है, रिकॉर्डिंग फिटिशियस जर्नल एंट्री, झूठी झूठी जर्नल एंट्री डाल दी, इनएप्रोप्रिएटली एडजस्टिंग एजम्पशन, चेंजिंग जजमेंट, ठीक है, एजम्पशंस में कुछ ना कुछ इनएप्रोप्रिएटली एडजस्टमेंट्स कर दी, ओके। इसके अंदर क्या है कि ना, जब भी आपके एएस इंडियस के अकॉर्डिंग कुछ एजम्पशंस वगैरह आप ले सकते हो, ठीक है, आपके पास मैनेजमेंट के पास काफी ज्यादा राइट होता है व्हेन इट कम्स टू द एजम्पशन, ठीक है। जैसे ले लो तुम, अगर मैं बात करूं प्रोविजन फॉर बैड डेट की भी, ठीक है, ये एक तरह का 5% लिया तो ये क्या है, ये एक तरह की एजम्पशन है, ठीक है। अच्छा, कहीं पे भी जजमेंट्स इन्वॉल्व है, जहां पे ना मतलब कि अब ऑडिटर भी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि मैनेजमेंट ने अपनी एजम्पशन यूज किया, मैनेजमेंट ने अपनी जजमेंट यूज करी है। जहाँ पे जजमेंट, मैनेजमेंट, एजम्पशंस यूज होती है तो सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप उसे मैनिपुलेशन कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक चीज आती है, ओमिटिंग, एडवांसिंग, डिलेइंग रिकग्निशन, ठीक है। मेरे को सबसे ज्यादा मतलब जो आता है ना एक तरह से बच्चों का डाउट, वो यही आता है, ठीक है। अब देखो मैं उन्हीं चीजों पे फोकस करती हूँ जहां मुझे पता है कि तुम्हारे डाउट्स आते हैं, ठीक है। ओमिटिंग, पहले तो देखो वर्ड्स क्या क्या है, बहुत भारी भरकम है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ठीक है। ओमिट, एडवांस, डिले, ठीक है, 3 वर्ड्स, ओमिट, एडवांस, डिले, ठीक है। अब ओमिट, एडवांस, डिले, ध्यान से सुनना प्लीज, जहां पे भी बात आती है ओमिट मतलब कि मेरे पास कोई ट्रांजैक्शन जिसको मैंने छोड़ दिया, हटा दिया, मैंने उसे कहीं लिखा ही नहीं, ठीक है, रिमूव्ड, कोई भी ट्रांजैक्शन रिमूव हो गई, ठीक है। अच्छा, एडवांस, पहले कर दी, बिफोर, ठीक है, कोई ऐसी ट्रांजैक्शन जो कि मैंने पहले कर दी, बिफोर कर दी। डिले मतलब मैंने बाद में कर दी, आफ्टर, ठीक है। ये 3 कीवर्ड, रिमूव, बिफोर, आफ्टर, ठीक है। अब इसको हम लोग ऐसे देखते हैं, ये देखो, ये मेरी ट्रांजैक्शन है जिसको मैंने ड्यूरिंग द ईयर हुई थी, मैंने इसको रिमूव कर दिया, मतलब अपनी फाइनेंशियल्स का पार्ट ही नहीं बनाया, दैट मीन्स आई ओमिटेड इट, मैंने इसे रिमूव कर दिया, ठीक है, ओके। सबसे पहली चीज, मैंने एक ट्रांजैक्शन थी जिसको मैंने रिमूव कर दिया,
ओके, ड्यूरिंग द ईयर फॉल हुई, मैंने उस साल ना डाल के उसे रिमूव कर दिया, डाला ही नहीं, ना पहले बाद में, इस साल कभी भी नहीं। ओके, मेरी ये ट्रांजैक्शन, ठीक है, अब ध्यान से सुनना, इस साल में फॉल कर रही है और इस साल को फॉल करनी थी, बट मैंने इसे क्या कर दिया, पिछले वाले साल में ही डाल दिया। ठीक है, मतलब मैंने इसे एडवांस में बुक कर दिया, पहले ही बुक कर दी, तो ये भी गलत है ना, नेक्स्ट ईयर को बिलोंग करती थी बट मैंने इसे पिछले वाले साल में बुक कर दिया, मैंने इसे क्या कर दिया, एडवांस कर दिया। ठीक है, ओके, एडवांस मतलब पहले ही बुक कर दिया। ओके, ये भी गलत है। मेरी ट्रांजैक्शन इस साल को बिलोंग करती थी, इस साल को ना करके मैंने इसे अगले साल में कर दिया। ठीक है, मैंने इसे क्या कर दिया, डिले कर दिया, आगे खींच दिया, आगे खींच दिया। ठीक है, मुझे पता है अब तुम्हें टेंशन होगी 10% बैटरी है? मेरा ये आईपैड बहुत मस्त है, 10% पे भी पूरी क्लास निकाल लेता है। ठीक है, अच्छा अभी देखो, सबसे बढ़िया तो होता है लाइव क्लास के अंदर होता है और बच्चे पूछ रहे होते हैं, अरे 10% रह गई बैटरी, 8% रह गई, जल्दी चार्ज कर लो। ठीक है, अच्छा मिस करती हूँ मैं कोरोना के कारण लाइव क्लास सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा। ठीक है, अच्छा चलो अभी देखना, तो आपने ओमिट किया, एडवांस किया, डिले किया, 3 चीजें। कंसीलिंग, नॉट डिस्क्लोजिंग फैक्ट्स, चीजें छुपाना। ठीक है, मतलब हुई है ट्रांजैक्शन, उन्हें छुपा दिया, डिस्क्लोज नहीं किया। ठीक है, जैसे हो गया कि हमारे यहाँ पे कंपनीज, सॉरी, हमारे यहाँ पे एक कोई लॉ की लिटिगेशन टाइप चल रही है, बट हम लोगों ने क्या किया, उसे नोट्स टू अकाउंट्स का पार्ट बनाना चाहिए, बट हमने S29 के अकॉर्डिंग उसे नहीं बनाया। ठीक है, मतलब हम लोग छुपा रहे हैं चीजें। ठीक है, एंगेजिंग इन कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस वगैरह में इससे एंगेज कर देना कि सामने वाला पकड़ ही ना पाए कि भाई यहाँ पे कोई चोरी चकारी भी चल रही है। ठीक है, ऑल्टरिंग रिकॉर्ड्स मतलब कोई भी चेंजेस करना। ठीक है, किसी भी लेवल के चेंजेस हो सकते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर हो सकते हैं, आपकी सेल्स के अंदर हो सकते हैं, आपके परचेजेस के अंदर हो सकते हैं, आपके इन्वॉइसेस के अंदर हो सकते हैं, कॉपी ऑफ इन्वॉइसेस के अंदर हो सकते हैं, किसी भी लेवल के चेंजेस, दैट इज नोन एज ऑल्टरिंग योर रिकॉर्ड्स। ठीक है, अच्छा अब देखो, एंगेजिंग इन कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन का मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ। देखो, बहुत सिंपल सी चीज है, ये मिस्टर है। ठीक है, अब अभी देखो यहाँ पे मिस्टर ए टूथ सेल्स, अब मिस्टर ए 1 तारीख को पैसे दे देते हैं, मान लेते हैं, बैंक टू मिस्टर ए। ठीक है, अभी क्या हुआ, 3 महीने बाद मिस्टर ए आते हैं और बोलते हैं कि ये लो पैसा वापस, मतलब लाइक वापस तुम्हारा गुड्स ले लो, सामान ले लो, मेरे को नहीं चाहिए। ठीक है, अब सेल्स रिटर्न का पार्ट है ये। ठीक है, अब मैं ज्यादा इसमें ना जाके मैं डायरेक्ट तुम्हें अगर बोलूँ तो उनने क्या किया, सेल्स मेरी कम हुई, सेल्स रिटर्न से माइनस हुई, सेल्स रिटर्न माइनस हुई, मिस्टर ए। ठीक है, और रिवर्सल बैंक को भी तो होगा ना, जो तुम्हारा पैसा था। अब कोई बंदा अगर ये देख रहा होगा तो वो क्या बोलेगा, हाँ ठीक है, पहले सेल हुई थी तो पैसा आया, उसके बाद सेल रिटर्न हो गई तो पैसा चला गया। बट आपको पता है सच्चाई में क्या हुआ, सच्चाई में तो भैया सिर्फ पैसा ही इधर का उधर हुआ। ठीक है, ये कुछ ट्रांजैक्शंस की जाती हैं, ये कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस होती हैं फ्रॉड से बचने के लिए। ठीक है, अच्छा इससे क्या हुआ, क्या आइडली साबित क्या हुआ, साबित सिर्फ इतना हुआ कि जितने टाइम तक मिस्टर ए चाहते थे उतने टाइम तक ये जो पैसा है उन्होंने कंपनी को क्या दे दिया, एज, सोचो ये क्या हुआ, ये क्या है, एक लोन के तौर पे। ठीक है, तो कंपनी को लोन के तौर पे दे दिया और वापसी में ये पैसा रिटर्न पे ले लिया। ठीक है, तो ऐसे फ्रॉड कंडक्ट किए जाते हैं। ठीक है,
मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाती, बट अब मेरी आदत है इतना ज़्यादा सब एक्सप्लेन करने की, तो मेरे से हो जाता है, ठीक है। अच्छा ये देखो, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट नाम से एक क्वेश्चन है, ठीक है। फिर तुम्हारा एक मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स का भी क्वेश्चन है, ठीक है। और तुम लोग बहुत आलसी हो, ठीक है। एक होते हैं आलसी, फिर होते हैं बहुत आलसी, फिर आते हैं वो बच्चे जो मेरे से ऑडिट पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि तुम्हें एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया, ये मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स। भाई तुमसे ये भी नहीं होता, मैं अब ये भी कराऊंगी, ठीक है। तो देख लो कैटेगरी, आलसी, बहुत आलसी, फिर आते हैं वो बच्चे जो मेरे से ऑडिट पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि तुम लोग को इतना ज्यादा स्पून फीड कर दिया कि एक क्वेश्चन भी नहीं होता खुद से, है। चलो कोई बात नहीं, हम ये अभी के अभी करेंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले इधर देखना प्लीज, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स, इसका मैंने एक निमोनिक बताया था। 4 पेग में एसेट को मिस एप्रोप्रिएट किया, ठीक है। 4 पेग में एसेट को मिस एप्रोप्रिएट किया। चलो, टी से क्या था? एंटिटीज एसेट्स फॉर पर्सनल यूज, एंटिटीज एसेट्स फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। ई से क्या था? एम्बेजलिंग रिसीट्स, एम्बेजलिंग रिसीट्स। जी से क्या था? एंटिटी टू पे फॉर goods and services not received, entity to pay for goods and services not received, ठीक है। अच्छा, एस से क्या था? स्टीलिंग फिजिकल एसेट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। पी से याद करो, एंटिटीज एसेट्स फॉर पर्सनल यूज। ई से क्या था? एम्बेजलिंग रिसीट्स। जी से क्या था? एंटिटी टू पे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज नॉट रिसीव्ड। एस से क्या था? स्टीलिंग फिजिकल एसेट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। भाई एक एक चीज लिख लिख के देख लो, तुम ये वीडियो बार बार देख लो, तुम्हें पता है जितने व्यूज चाहिए ले लो, ठीक है। मैं कोशिश करूंगी जितने ज्यादा व्यूज तुम्हें दे सके दो, बट याद करके जाओ, ठीक है। चलो आगे, तुम्हारा एक क्वेश्चन जो तुम्हें समझ नहीं आता, ठीक है, इसमें कुछ है ही नहीं समझने लायक, फिर भी हमने इसकी अब बना दी एक समरी, ठीक है। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, ठीक है। तो हमने एक पढ़ा था मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स, उसका एक पार्ट है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स और दूसरा पार्ट है मिस एप्रोप्रिएशन या फिर डिफिल्केशन ऑफ कैश, ठीक है। डिफिल्केशन ऑफ कैश जनरली हम इसे बोलते हैं, ठीक है। अब ये आपको क्या करना है, यहाँ पे मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स का क्वेश्चन है तो ये आंसर लिखना है, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स का क्वेश्चन है तो ये लिखना है, और डिफिल्केशन ऑफ कैश है तो ये लिखना है। तीनों चीजें अलग अलग हैं, प्लीज अलग अलग आंसर्स मत लिखना, जो इसके आंसर है वही लिखना। तुम लोग इस समय कंफ्यूज हो जाते हो कि मिस एप्रोप्रिएशन एसेट लिखना है, गुड लिखना है, ठीक है। एसेट क्या है? 4 पेग में एसेट को मिस एप्रोप्रिएट किया और गुड के लिए एक छोटी सी समरी, ठीक है। इधर देखो, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड, इट इज मोर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट, ठीक है। ऑब्वियसली गुड्स को डिटेक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। पहले तो देखो, एक बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है। तुम्हारे घर के अंदर मान लेते हैं कोई काम करती है, ठीक है, ऐसी मेड वगैरह जो भी झाड़ू वगैरह सब करती है तुम्हारी, ठीक है। और ना पता है तुम्हें, अब उसने चलते फिरते तुम्हारी काजू की बर्फी 2-3 पीस ऐसे ही उठा ली, ठीक है। दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू टेक ना, इतने बड़े डिब्बे के अंदर से 4-5 पीस उठा लिए, तुम्हें लगेगा कि ठीक है, शायद मतलब हो सकते हैं तुम इग्नोर ही कर जाओ, ठीक है। मैं एक एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। इट इज वे मोर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। गुड्स वगैरह की चोरी एक बार गई तो गई। अब आज की डेट में तुम्हारे कहते हैं कि जेब में वॉलेट है, ठीक है। अब वो चोरी हो जाती, तुम कहीं गए, अभी बहुत ही मुश्किल चांस है कि पता चल सके कि वो चोरी कहाँ पे हुआ, किसने किया, क्या तुम उसे वापस लेके आ सकते हो? नहीं, ठीक है। तो पहले तो ना डिटेक्शन ही मुश्किल है कुछ चीजों का, तो डिटेक्शन ही मुश्किल है, और डिटेक्शन हो भी गया ना तो उसके बाद उसे वापस लेके आना भी मुश्किल है, ठीक है। स्टडी मटेरियल के अंदर डिटेल नहीं है इस चीज को लेके कि डिटेक्शन के बाद अगर डिटेक्ट कर चुके हैं तो उसके बाद उसे वापस लाया जा सकता है कि नहीं, बट स्टडी में आज ये बोलता है कि डिटेक्ट करना ही मुश्किल है सबसे पहले तो, ठीक है। अब मैनेजमेंट हैज टू रिलाई ऑन वेरियस मेजर्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ चीजें देख रहे हैं मैनेजमेंट के पॉइंट से कि मैनेजमेंट को क्या क्या चीजें अपने ध्यान में रखनी है। वेरियस रिक्वायरमेंट्स ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग अबाउट द फिजिकल क्वांटिटी एंड देयर पीरियोडिक चेक्स, ठीक है। जितने भी आपके एसेट्स हैं रेगुलर बेसिस पर आप उसकी रिकॉर्ड कीपिंग करो, ठीक है। फिजिकल लेवल पर 1 2 3 4 काउंटिंग करो और उनका एक रजिस्टर मेंटेन करो और रेगुलर बेसिस पर ये चेकिंग वगैरह करते रहो, ठीक है। रूल्स एंड प्रोसीजर्स फॉर अलाउइंग पर्सन इनसाइड द एरिया विद द गुड्स आर केप्ट। रूल्स एंड प्रोसीजर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रखो, जो जो लोग एंटर होंगे आपके गुड्स जहां पर रखे हुए, ठीक
ठीक है, मतलब कि अपने इंटरनल कंट्रोल्स काफी ज्यादा स्ट्रांग लगा लो, आप कार्ड एंट्री पे लगा लो, जो भी आप लगाना चाहते हो लगा लो, ठीक है। एक्सटर्नल सिक्योरिटी अरेंजमेंट टू सी दैट नो गुड्स आर टेकन आउट विदाउट प्रॉपर अथॉरिटी, ठीक है। आप बाहर गार्ड बिठा के लगो और जो भी कोई बाहर लेके जाता है सामान को तो उसके ऊपर पूरी उसकी चेकिंग वगैरह होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, आपको इसका एक एग्जाम्पल, जेल वगैरह के अंदर क्या होता है, गुड्स रिलेटेड, ठीक है। आपको पता है जितनी भी ये तुम्हें क्या लगता है जेल में जो लोग जाते हैं वो बस बैठे रहते हैं? नहीं, उन्हें भी काम करना पड़ता है, ठीक है, बहुत काम करना पड़ता है। तो ना जेल के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि जैसे कि एक पूरे के पूरे जो भी आप कोई भी काम करते हो तो कुछ ना कुछ आपको अप्लायंसेस वगैरह चाहिए होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो अगर कोई इलेक्ट्रिक का काम करते हैं, ठीक है, तो आपको स्क्रू ड्राइवर चाहिए, ठीक है, क्या बोलते हैं उसे, पेचकस, ठीक है। अच्छा, और उनका हैमर चाहिए होता है, उनके इतने सारे टाइप के स्क्रू ड्राइवर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैमर्स होते हैं, ड्रिल मशीन होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। सो उसके लिए एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो कि जेल के अंदर अप्लाई होता है वो क्या होता है, हर एक जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है, अगर कोई भी प्रिजनर लेता है तो जैसे वो एक हुक पर टंगा होता है, सबसे पहले तो एक वॉल के ऊपर, वॉल माउंट के ऊपर ऐसे कील वगैरह लगा रखी होती है और सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स को कोशिश किया जाता है कि वॉल माउंट के ऊपर टंगा दिया जाए, ठीक है। तो जैसे ही जो भी इंस्ट्रूमेंट किसी भी प्रिजनर को इश्यू होगा उसकी जगह पर उसका आईडी कार्ड रख देते हैं, ठीक है। तो मान लो कि अगर प्रिजनर 104 ने एक स्क्रू ड्राइवर लिया तो वो वाले स्क्रू ड्राइवर की जगह उसका आईडी कार्ड रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। फिर जब वो आएगा अपना स्क्रू ड्राइवर वापस करेगा तो उसको उसका आईडी कार्ड वापस कर देंगे, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज हुई, ये एक तरह का इंटरनल कंट्रोल है, कंपनीज में भी यूज कर सकते हैं, ऐसे नहीं यार कैदियों के लिए यूज करे तो कंपनी के लिए नहीं यूज कर सकते, कोई भी यूज कर सकता है, ठीक है। ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि जब जब आपको इंस्ट्रूमेंट यूज करो उसकी जगह अपना आईडी कार्ड रख दो, आप इंस्ट्रूमेंट वापस करोगे आपको आईडी कार्ड मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ इंटरनल कंट्रोल्स यूज किए जा सकते हैं। गुड्स कैन बी एनीथिंग, अब स्टडी में बोलता है कि गुड्स कैन बी एनीथिंग, गुड्स कुछ भी हो सकते हैं इन द प्रीमाइज, इट मे बी मशीन, इट में इवन बी द डेली नेसेसिटीज ऑफ द ऑफिस लाइक स्टेशनरी। तो मैंने ना इस पे फोकस कर दिया, मशीनरी, स्टेशनरी। गुड्स कैन बी रिमूव्ड बाय, अब देखते हैं कि कौन कौन लोग इन्हें हटा सकते हैं, सबऑर्डिनेट एम्प्लॉइज और इवन हायर पर्सन द मैनेजमेंट, ठीक है। छोटे मोटे एम्प्लॉयज भी कर सकते हैं और बड़े बड़े लोग मैनेजमेंट के भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो पेपर वेपर होते हैं स्टेशनरी के, ठीक है, अब ये तो एम्प्लॉयज भी लेके जाते हैं, ठीक है, और ये मैनेजमेंट के बड़े बड़े लोग भी लेके जाते हैं, ठीक है। अपने बच्चों के असाइनमेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, और मतलब लाइक लॉकडाउन में सबसे बड़ा एक दुख तो यही होगा कि ऑफिस की स्टेशनरी नहीं यूज कर सकते बल्कि अपने घर का यूज करना पड़ जाता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आ रही होगी, बच्चों ने तो लिखना ही छोड़ दिया, जो मुझे अभी तक समझ आया है लॉकडाउन के अंदर बुक्स की सेल बहुत कम हुई होगी। लेट मी टेल यू क्यों कम हुई होगी, क्योंकि घर पे है, ठीक है। मैम पढ़ा के, जैसे तुम्हारा भी तो यही है ना आलस, मैं पढ़ा के बोल के थक जाऊंगी, ठीक है। ऐसे ही छोटे बच्चों का भी यही चल रहा है, बड़ा के अपना थक जाएगी, ठीक है। रिजल्ट उनका तो भैया क्या बोलते हैं, पेपर भी एमसीक्यू ही हो रहे हैं, ठीक है। तुम्हारे तो एमसीक्यू नहीं होंगे ना, ठीक है, तुम्हें पूरे पेपर देने। तो प्लीज पढ़ो, किताबें उठा के लिखो, ऐसे जैसे लिखते हैं ना पेन से, पूरा लिखो, ठीक है। अपने हाथों का इस्तेमाल करो, भगवान ने इतनी दिव्य शक्ति दी हुई है, दिव्य शक्ति है, तुम लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा चलो, नाउ बैक टू द टॉपिक, ऑडिटर कैन डिटेक्ट दिस। अब देखते हैं ऑडिटर कैसे से डिटेक्ट करता है, ठीक है। मैंने पूरी एक रूपरेखा टाइप बना दी, पता है कैसे बनाई। सबसे पहले बड़ा डिफिकल्ट है भैया, गुड्स अगर गुम हो गए तो उन्हें ढूंढना, ठीक है। देखते हैं भैया मैनेजमेंट क्या क्या कर सकता है। मैनेजमेंट को कुछ प्रोसीजर्स लगाने, रिकॉर्ड कीपिंग करके रूल्स एंड प्रोसीजर लगाने, एक्सटर्नल सिक्योरिटी मैनेजमेंट करनी है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं भैया गुड्स क्या क्या होते हैं, मशीन भी हो सकती है, स्टेशनरी भी हो सकती है, और साथ साथ में कौन कौन चुरा सकता है, सबऑर्डिनेट एम्प्लॉय और या फिर बड़े बड़े लोग मैनेजमेंट के। देखो यार फ्री का किसी को भी कुछ भी दिख रहा होता है ना, हर कोई उठा लेता है, ठीक है। अच्छा मैं इतना भी जानती हूँ, कुछ लोग तो कभी ऑडिट पे जाते हैं ना, तो जिस जगह को ऑडिट करने के लिए जाते हैं ना, वहां के जो भी गुड्स होते हैं वो भी लेके आ जाते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो कैडबरी को ऑडिट करने के लिए गए तो ढेर सारी कैडबरी उठा के ले आए, ठीक है।
अच्छा, उसका क्या, सफोला को ऑडिट करने के लिए तो ढेर सारा तेल ले आए, ठीक है, माजा को ऑडिट करने के लिए तो ढेर सारी माजा ले आए, ठीक है। तो ये ऑडिटर भी करता है, बट यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ बात करें वो गुड्स जो कि किसी ने उठाए, आपकी मैनेजमेंट ने उठाए, ठीक है। प्लीज ऑफ ट्रैक मत जाना, ये सोचना कि ऑडिटर को कैसे डिटेक्ट करना। अब देखो, अब ऑडिटर कैसे डिटेक्ट कर सकता है, by undertaking a thorough and strenuous checking of records, ठीक है, मतलब थोड़ी स्ट्रिक्ट लेवल की चेकिंग करे, ठीक है। स्ट्रेनियस मतलब कि स्ट्रिक्ट लेवल की चेकिंग, फॉलोड बाय फिजिकल वेरिफिकेशन प्रोसेस, ठीक है। पहले तो आप अपने अकाउंट्स वगैरह ढंग से चेक करो अच्छे से, उसके बाद उसका फिजिकल वेरिफिकेशन कर दो। ऑल्दो also by resorting to intelligent ratio analysis, auditor may be able to form an idea whether such fraud exists, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग सब्सटैंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स की बात कर रहे हैं, कोई भी रेशियो एनालिसिस वगैरह लगा सकते हैं, पिछले साल इतने स्टॉक अवेलेबल था, या फिर सॉरी पिछले साल इतने गुड्स हमारे पास अवेलेबल थे, अब कुछ खराब भी हो गए हो तो इतने अवेलेबल होने चाहिए पिछले साल के बेसिस पे, कि आपको पता चल सके कि आपके यहाँ पे कोई चोरियां वोरियां तो नहीं हो रही। आप कुछ एनालिसिस टाइप करो, ठीक है। वो किस लेवल के होंगे, वो ऑडिटर की अपनी जजमेंट और उस फील्ड पे ज्यादा डिपेंड करेगा। ओके, अब इधर देखो, डिफिल्केशन ऑफ कैश तीन चीजों के साथ लिंक्ड है। इन्फ्लेटिंग कैश पेमेंट, सप्रेसिंग कैश रसीट्स, कास्टिंग रॉन्ग टोटल इन कैश बुक, ठीक है। अब इसका एक जो डिवीजन है वो क्या है, इन्फ्लेटिंग कैश पेमेंट का एक है, एक सप्रेसिंग कैश रसीट्स का है, और साथ साथ में कास्टिंग रॉन्ग टोटल इन कैश बुक का कोई भी सेपरेट आंसर नहीं है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इन्फ्लेटिंग कैश पेमेंट करा रही हूँ, ठीक है। देखो जरा, यहाँ पे पहले तो क्या है, झूठे झूठे वाउचर बना देना, मेकिंग फिटिशियस वाउचर, ठीक है। दूसरा क्या है, वाउचर तो सही है बट उसका अमाउंट बढ़ा देना, ठीक है। मैंने ना वैसे तो पूरे इसके इलस्ट्रेटिव लेवल पर जाऊं तो मेरे को आधा तक घंटा लग जाएगा बताने में, ठीक है। पहला क्या है, झूठे झूठे वाउचर बना देना, ठीक है, उसके अगेंस्ट पेमेंट करा देना। और दूसरा क्या है कि आपके पेमेंट तो असली है, मतलब 10,000 का बना चाहिए एक्सपेंस, बट उसके बावजूद भी वाउचर बना रखे 1 लाख रुपए का, ठीक है। वाउचर सच्चा बट उसके अंदर अमाउंट्स बढ़ा दिए, ठीक है। फिर क्या है, आपके वेज रोल्स वगैरह, जैसे आपके पे रोल होते हैं वैसे आपके वेज रोल होते हैं, ठीक है। उसके अंदर डमी वर्कमैन वगैरह डाल देना, झूठे झूठे नाम डाल देना वर्कर्स के, और उनके अगेंस्ट आपकी जो भी है वेजेस वगैरह दिखा देना, ठीक है। उनके इन्फ्लेटिंग कर देना, उनको दे रहे हो 200 रुपए दिन के और वैसे अपनी बुक्स के अंदर लिख दिया 500 रुपए, ठीक है। तो ऐसे कुछ भी मैनुपुलेशन। उसके बाद कास्टिंग अ लार्जर टोटल फॉर पेटी कैश एक्सपेंडिचर, एडजस्टिंग द एक्सेस इन द टोटल्स ऑफ द डिटेल कॉलम सो दैट क्रॉस टोटल शो एग्रीमेंट, ठीक है। डिटेल्स का जो कॉलम होता है, ओके, सो आपका क्या होता है, जैसे मान लो कि अगर मैं बोलूँ स्टाफ वेलफेयर, ठीक है, तो एक ये हेड हो गया मेरा स्टाफ वेलफेयर, दूसरा मेरा एक हेल्प कॉलम हो गया, डिटेल कॉलम हो गया स्टेशनरी, ठीक है। तो स्टाफ वेलफेयर और स्टेशनरी का जो टोटल डिटेल्ड कॉलम है, टोटल तो वो ठीक है, ठीक है। मतलब कि अगर मेरा, ओके, मैं यहाँ पे तुम्हें एग्जाम्पल दिखाती हूँ जो मैंने क्लास में दिखाया था, वेट, ये देखना। अच्छा, ये देखो, स्टाफ वेलफेयर स्टेशनरी दोनों को ऐड करके होता है 1200, बट ये जो बीच में है ना, टोटल्स ऑफ डिटेल कॉलम तो ठीक है, बट ये जो डिटेल कॉलम है ना, ये अगर मैं 800 को देखूं तो स्टाफ वेलफेयर में थोड़ा बहुत ही कम पड़ रहा है, 700 कुछ बन रहा है, ठीक है। स्टेशनरी का टोटल करो तो ये 300 कुछ बन रहा है। तो इनने क्या किया कि ना, अब देखो कोई ऊपर ऊपर से देखेगा तो उसे ठीक लगेगा, हाँ 800 प्लस 400 1200, ठीक है, मेन मेन हेड्स तो टैली हो रहे हैं, बट विद इन द हेड्स जो टैली नहीं होता, ठीक है। तो ये एक तरह का इनका तरीका है कैश को मैनिपुलेशन वगैरह करने का, ठीक है। डन। इसमें सबसे पहले तो भैया मेरे पास आता है, हाँ पता है 5% बची है, बट ये फिर भी चलेगी, ठीक है। इसकी तुम्हारे जैसी एनर्जी नहीं होती कि आधा घंटा पढ़े और उसके बाद एकदम सो गए, ठीक है। इसकी एनर्जी बहुत तेज होती है, मेरी एप्पल पेंसिल बहुत बहुत तेज एनर्जी वाली है, ठीक है। 5% पे भी वैसे बढ़िया काम करेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टीमिंग एंड लीडिंग फ्रॉड, फिर आता है मेरे पास सप्रेसिंग कैश रिसीट्स का पार्ट, ठीक है, और उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। अब देखो, टीमिंग एंड लीडिंग फ्रॉड में यहाँ पे तुम्हें 4 मार्क्स के लिए सिर्फ आ सकता है, एमसीक्यू में भी आ सकता है, मैंने तुम्हें ये बातें तो बोली होंगी। चलो।
आओ जरा यहाँ पे देखते हैं टीमिंग एंड लीडिंग फ्रॉड है क्या। ठीक है, बहुत बहुत फटाफट लेवल पे बताऊंगी, आधा घंटा लगा देती हूँ तुम्हें ये नॉर्मल बताने में। ठीक है, भी फटाफट लेवल पर ये देखो ए बी सी। ठीक है, ए बी सी। चलो इधर देखो, अब अच्छा कभी भी सेल होती है तो उसका क्रेडिट पीरियड कितना, अब इस कंपनी का मैंने ले लिया 3 साल, 3 महीने सॉरी। ठीक है, अब ये देखो फर्स्ट, ठीक है, अब देखो आज की डेट में तो काफ़ी ज़्यादा हम लोग डिजिटलाइज हो गए हैं, बट उसके बावजूद भी बहुत चीज़ें कैश ट्रांजैक्शंस में चलती हैं, या फिर ये कह लो कि आजकल एक ज़माना आ गया यूपीआई कर दो, पेटीएम कर दो। ठीक है, ये बहुत बड़े चोचले शुरू हो गए हैं। पता है बैंक ट्रांसफ़र बहुत सही था। ठीक है, यूपीआई पेटीएम इतने सारे ट्रांजैक्शन के तरीके हैं और मतलब बंदा तो कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, इधर देखना प्लीज़। अब अगर ए ने 1 जन को सेल करी है, बी ने सॉरी ए को 1 जन को सेल हुई है, बी को 1 फेब को हुई है, सी को 1 मार्च को हुई है। ओके, अब फटाफट से देखो, इनको क्रेडिट पीरियड दिया जाएगा और ए को पैसा कब देना है, जनवरी, फेब, मार्च। ठीक है, और पैसा कब देगा है, 1 अप्रैल। ठीक है, ठीक है, अब देखो क्या है, कंपनी के अंदर ये एक मैनेजर बैठा है, डायरेक्ट डीलिंग ना होके कंपनी को, मतलब बेसिकली क्या है, अगर ए ने कोई भी सेल करी तो ए पैसा देगा ये एक मैनेजर को। ठीक है, और ये मैनेजर आगे ये पैसा दे देगा कंपनी को। ठीक है, तो रुपए कहाँ गए, ए से मैनेजर को, मैनेजर से कंपनी को। ठीक है, अब मैनेजर यहाँ पे क्या करेगा, मान लेते हैं ए ने पैसा अप्रैल में ना देके, मतलब 3 महीने ना वेट करके उसने क्या किया, ये पैसा फेब में दे दिया। ठीक है, 1 फेब को ये पैसा दे दिया। ठीक है, अब देखना ए का पैसा 1 फेब को मैनेजर के पास आ चुका है। अब मैनेजर को क्या करना है, पैसा उठाना है, कंपनी को देना है, बट उसने ऐसा नहीं किया, ये अपनी जेब में रख लिया, क्योंकि क्रेडिट पीरियड कितना था, 3 महीने का। ठीक है, तो कंपनी तो तब तक कॉल नहीं करेगी जब तक 1 अप्रैल की डेट क्रॉस नहीं होती। ठीक है, अब ये मैनेजर जी क्या करेंगे, अपने पास रखेंगे इस पैसे को, 2 महीने यूज करेंगे। अब जैसे ही नेक्स्ट इनकी डेट आने वाली होगी, ठीक है, एक ही डेट आने वाली होगी, उसी वक्त ही उसी के ही आसपास बी की पेमेंट आ गई 15,000 की। ठीक है, अब ये मैनेजर जी क्या करेंगे, ये बी की पेमेंट क्योंकि पहले आई है, ठीक है, मान लेते हैं मार्च में आ गई। ठीक है, ये मार्च में आई। ठीक है, मार्च अप्रैल के दौरान आ गई। ठीक है, अभी मैनेजर जी इसको सेट नहीं करेंगे, इसको कंपनी को नहीं देंगे। ठीक है, 15,000 कंपनी को नहीं देंगे। क्या करेंगे, अब ये मैनेजर जी 10K से मिस्टर ए का अकाउंट सेट करेंगे पहले। ठीक है, तो फर्स्ट क्राइटेरिया क्या रहेगा कि मिस्टर ए का अकाउंट सेट करो। क्यों मिस्टर ए का अकाउंट सेट करो, क्योंकि उनकी ना जो बिल की डेट है, बिल पे आउट करने की डेट है, वो बहुत ही नजदीक आ रही है। ठीक है, अब अगर ये अप्रैल से पहले पहले उन्होंने सेटल नहीं किया, 1 अप्रैल से पहले पहले सेटअप नहीं किया, तो कंपनी वाले कॉल करेंगे, मिस्टर ए आपने हमें पैसे नहीं दिए, 3 महीने हो रहे हैं, अब आप क्या चाहते हो, हम जिंदगी भर आपका वेट करते रहे आपके 10,000 रुपए के लिए। ठीक है, तो ऐसी कॉल से बचने के लिए मिस्टर बी क्या करेगा, फटाफट से सेटअप कर देगा मिस्टर ए के अकाउंट में। ठीक है, आप चलो आगे देखते हैं। सी ने 20K दी है, किसको, मैनेजर को। अब मैनेजर क्या करेगा, अपनी जेब में रखेगा, कंपनी को नहीं देगा। ठीक है, कंपनी को नहीं देगा, पर वो क्या करेगा, वो जो 15K आए हुए थे ना, अब एक काम करते हैं, ये 15K से ना मिस्टर बी का अकाउंट सेटल कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके ना चेन बन जाती, कसम से बता रही हूँ, ये एक इतनी नॉर्मल चीज है अगर तुम ये समझो। और ये कंपनीज
फर्म्स एक छोटी से छोटी जगह पर जरूर होती है, बड़ी से बड़ी जगह पर नहीं पॉसिबल, डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता। अब आज अगर मैं तुम्हें यही बोलूं कि तुमने कोई क्लास परचेज करी और समथिंग, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं होता ना 3 महीने बाद पैसे, नहीं, पहले पैसे, ठीक है। तो वो डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ये वाली चीजें ऐसे नहीं हो सकती, जहां पे सब कुछ अगर आपका इलेक्ट्रॉनिकली वर्क करते तो नहीं हो सकती, ठीक है। बात ये हो रही है जब कैश वगैरह की डीलिंग होती है, ठीक है। अब हम लोग अगर डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट में लेते तो मेरे यहाँ पे तो कोई भी स्टाफ नहीं कर सकता ऐसा, बट अगर बात आती है ऐसी कंपनीज की जहां पे कैश में भी डीलिंग होती है, क्रेडिट पीरियड अलॉटेड होता है, और कुछ ऐसी इंडस्ट्री जो कि चलती ही क्रेडिट पर, ठीक है, तो वहां पे ये वाली चीजें बहुत अच्छे से पॉसिबल है, ठीक है। चलो आगे इसके और पॉइंट्स देखते हैं। अच्छा, अभी देखो इसके और पॉइंट्स क्या है। एडजस्टिंग ऑन अनऑथराइज्ड और फिटिशियस रीबेट अलाउंस डिस्काउंट्स वगैरह, कस्टमर को बोला कि भैया कस्टमर को कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया, बट अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर डिस्काउंट शो कर दिया, ठीक है। कुछ ऐसी आपके पास डेटर्स हैं जिनके अगेंस्ट आपको कैश मिल गया, बट अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर उसे बैड डेट शो कर दिया, ठीक है। राइटिंग ऑफ एज बैड डेट्स अगेंस्ट विच कैश हैज बीन रिसीव, ठीक है। बैंक वाले तो आप कर नहीं सकते। नॉट अकाउंटिंग फॉर कैश सेल्स फुली, कैश सेल्स को ना रिकॉर्ड करना ढंग से, ठीक है। नॉट अकाउंटिंग फॉर मिसलेनियस रिसीट्स, ठीक है, राइट, और उसके बाद सेल ऑफ स्क्रैप वगैरह इन सबको छोड़ देना। राइटिंग डाउन एसेट वैल्यू इन एंटायरिटी एंड सेलिंग देम सब्सिक्वेंटली एंड मिस अप्रोप्रिएटिंग द प्रोसीड्स, ठीक है। किसी भी लेवल पर आपने कोई मिस अप्रोप्रिएट कर दी प्रोसीड्स, ठीक है। अच्छा, अभी तो देखो एक ना यहाँ पे क्वेश्चन रह गया था, व्हाई डू मैनेजमेंट और एम्प्लॉय कमिट फ्रॉड, व्हाट इंड्यूसेस मैनेजमेंट एम्प्लॉय टू कमिट फ्रॉड, ठीक है। कोई भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन प्रेशर आ जाता है, मैनेजमेंट अनरियलिस्टिक गोल्स हो जाते हैं, ठीक है, कोई भी अनरियलिस्टिक लेवल के गोल्स है, डिससेटिस्फाइड एम्प्लॉयज है, एम्प्लॉयज खुश नहीं है अपनी जॉब से, ठीक है, नेम गेम वगैरह, एग्जांपल मैनेजमेंट यूजिंग पावर ऑफ अथॉरिटी बाइंग एम्प्लॉयज टू डू समथिंग इलीगल। अब देखो भैया अगर तुम्हें जॉब में रहना ना तो इलीगल काम करना पड़ेगा, ठीक है, कुछ ऐसे वाली चीजें, ठीक है। अपॉर्चुनिटी टू कमिट फ्रॉड, कभी भी फ्रॉड करने की अगर अपॉर्चुनिटी मिल गई तो भैया कोई भी जाने नहीं देता, ठीक है। ओके, अभी इधर देखो प्लीज, तुम्हारे पास एक आता है कंपनीज एक्ट का सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 और इसके साथ अप्लाई होता है मेरा रूल नंबर 13, ठीक है। फिर मेरे पास ऐसे 240 आता है, ठीक है, उसकी 2 क्वेश्चंस, और हम लोग सबसे पहले देखते हैं, और तुम्हारा ये भी आता है, ठीक है, फ्रॉड रिस्क फैक्टर और पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड, ठीक है। अच्छा, फ्रॉड रिस्क फैक्टर की मेरी एक अलग से बनी हुई है वीडियो, ठीक है, तो वो ना क्या कहते हैं, मैं इस वाली क्लास में ना लेके मैं इस रिवीजन क्लास में ऐड कर दूंगी, ठीक है। जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा ना वो फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स वाला होगा, ठीक है, वो तुम लोगों की जो पहले पढ़ी हुई है और रिवीजन में हम लोग एक ही क्लास यूज कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं मेरा फ्रॉड रिपोर्टिंग सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 पार्ट 2 तुम्हारा फ्रॉड रिस्क फैक्टर होगा, ठीक है। अच्छा, बस ये वाला जितना हमने क्लासेस में किया था उतने तक ही मैं अभी कंप्लीट करा रही हूँ, ठीक है। अगर आपके पास फ्रॉड है जो कि लेस देन 1 CR है, ठीक है, ये बड़ा ही फेवरेट टाइप का क्वेश्चन है, और मेरे को लगता है जो मेरे से ऑडिट कर रहा है भाई उसे ये तो आना ही चाहिए ढंग से, बस चाहे कुछ भी हो जाए। फ्रॉड इन्वॉल्विंग अमाउंट लेस देन 1 CR, फ्रॉड इन्वॉल्विंग अमाउंट मोर देन इक्वल टू 1 CR और मोर देन 1 CR, इक्वल टू 1 CR, मोर देन 1 CR, इक्वल बोल रही हूँ, ऑफ 1 CR, ठीक है। अब इसके अंदर 100 लाख रुपीज भी आ जाते हैं, 100 लाख मतलब कितनी जीरो हुई करोड़ के अंदर, 7 जीरो, ठीक है। 100 लाख के अंदर कितनी जीरो होती है, 7 जीरो, ठीक है। तो 100 लाख अगर एग्जाम में आया तो वो भी बात एक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बात हो रही है रुपीज के अंदर, डॉलर्स में नहीं हो रही, ठीक है, प्लीज इतना भी याद रखना, ठीक है। और आपको इसे ऐसा भी हो सकता है कि फॉरेन ब्रांच कुछ एग्जिस्ट करती है तो उसको आपको फिर डॉलर वगैरह में भी कन्वर्ट करना पड़ सकता है, मैं एडिशनल लेवल का आज पॉइंट डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। बट ये रुपीज, ठीक है, तो प्लीज डॉलर के साथ कम इसे कंफ्यूज मत करना। अच्छा, अब देखो, फ्रॉड इन्वॉल्विंग अमाउंट 1 CR और अबव, 1 करोड़ या उससे ज्यादा है तो आप क्या करोगे, रिपोर्ट करोगे टू CG। आप फटाफट से भाग के जाओगे CG देखो यहाँ पे फ्रॉड हो रहा है, ठीक है। आप क्या करोगे, विद इन 2 days ऑफ नॉलेज, 2 दिन में तुम्हें पता चला, आप फटाफट जाके पहले बोर्ड और ऑडिट कमेटी किसी को भी बताओ, अगर ऑडिट कमेटी है तो उन्हें बताओ, बोर्ड अगर ऑडिट कमेटी नहीं है तो आप जाओगे बोर्ड के पास, ठीक है।
अब इनका ना वेट करो, देखो किसी भी कंपनी के अंदर अगर फ्रॉड का पता चलता है तो वो एकदम से तो तुम्हें आंसर दे नहीं सकते, उन्हें थोड़ा टाइम दो, ठीक है। सीकिंग रिप्लाई विद इन 45 डेज, ठीक है। अब क्या है, रिप्लाई स्लैश ऑब्जर्वेशन विद इन द स्टेपुलेटेड टाइम, ठीक है। अब क्या है, उन्होंने 45 डेज के अंदर अंदर आपको रिप्लाई कर दिया, अगर कर दिया तो बताओ यार तुमने क्या भेजी थी, अपनी एक रिपोर्ट, तुमने एक अपनी रिपोर्ट भेजी होगी उन्हें 2 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। उसके ऊपर देखो क्या हुआ, तुमने एक रिपोर्ट भेजी, उसके ऊपर उन्होंने एक रिप्लाई किया था, अपनी ऑब्जर्वेशन डाली। अब देखो अबे भी छोड़ना नहीं, उसके ऊपर तुम अपनी एक टिप्पणी दोगे, उसके ऊपर तुम अपनी एक टिप्पणी दोगे, कमेंट दोगे, तो देखो 3 चीजें हो गई, अपनी रिपोर्ट, उनका रिप्लाई, फिर उसके ऊपर एक और टिप्पणी। मतलब कितनी बड़ी चीज हो गई है, ठीक है। इतना इतना सब जो भी है, ठीक है। अच्छा, फॉरवर्ड रिपोर्ट प्लस रिप्लाई ऑब्जर्वेशन और उसके साथ हो गया कमेंट, ठीक है। टू सीजे विद इन 15 डेज ऑफ द रिसीट ऑफ सच रिप्लाई और ऑब्जर्वेशन, विद इन 15 डेज, 15 दिन ऑफ रिसीट ऑफ सच रिप्लाई और ऑब्जर्वेशन, जब भी वो आएगी, ठीक है, उसके 15 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। अब जैसे मान लो अगर वो 2 दिन में तुमने उन्हें बोला, ठीक है, उन्हें 2 दिन के अंदर रिप्लाई कर दिया, तो उस 2 दिन से आगे 15 दिन, ठीक है, उस 2 दिन से आगे 15 दिन, ठीक है। ये मैं थोड़ा फास्ट कर रही हूँ, 1 मिनट, चलो इधर देख ही लेते हैं, तुम भी खुश। दो दिन के अंदर अंदर तुमने बताया, ठीक है। उसके बाद कंपनी को मिले थे 45 डेज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑडिट कमेटी, उन्होंने यहाँ पे पहले ही बता दिया, तो यहां से तुम्हारे शुरू होंगे 15 दिन, ठीक है। इन 15 दिन के अंदर अंदर तुम्हें बताना, ठीक है। अगर यहाँ पे आया रिप्लाई तो यहां से शुरू होंगे 15 दिन, यहाँ पे आया रिप्लाई तो यहां से शुरू होंगे 15 दिन, ठीक है। तो 15 दिन ऑडिट कमेटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रिप्लाई के बाद। रिप्लाई और ऑब्जर्वेशन नॉट रिसीव विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, ठीक है। ऑडिट कमेटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने हमारी धज्जियां उड़ा दी, हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी और हमें कोई रिप्लाई नहीं दिया। अगर ऐसा होता है तो भैया क्या है, ठीक है, हमने एक रिपोर्ट भेजी थी, वो तो तुम फॉरवर्ड करोगे, एक बार बनाई है भैया, अब उसे हम फॉरवर्ड करेंगे, हाँ, ठीक है। नोट कंटेनिंग डिटेल्स और रिपोर्ट फॉर विच फेल टू रिसीव एनी रिप्लाई, ठीक है, लिख के दो, हमने भेजी रिपोर्ट पर पता है उन्होंने ना हमें कोई रिप्लाई नहीं दिया, ठीक है। अपने दुख सीजी के साथ तुम लोग शेयर करो, ठीक है। डन, इतना हुआ, ठीक है। अब आपके यहाँ पे स्टडी मैट के अंदर, और जब मैंने पढ़ाया भी था तो बुक के अंदर भी कुछ मेंशन कर रखा है एडिशनल लेवल की बात, कि सेक्रेटरी को देना है, ठीक है। इट शुड बी मेल टू द एमसी ऑफिस, जो भी है सेक्रेटरी को देना है, ठीक है। स्टैम्प वैम्प करके, साइन वाइन करके देना है, ठीक है। थोड़ा लेस इंपॉर्टेंस की चीजें हैं, बट उसे अगर याद कर सकते हो तो इट विल बी गुड, इट विल बी एन एड ऑन, इट विल बी अ चेरी ऑन द टॉप, ठीक है। चलो इधर देखो, अगर फ्रॉड इन्वॉल्व अमाउंट ऑफ लेस देन 1 CR, अगर फ्रॉड है और उसका अमाउंट है लेस देन 1 CR से कम है, तो भैया रिपोर्ट टू बोर्ड या फिर ऑडिट कमेटी, ठीक है। और क्या कर सकते हो, तुम्हारी और क्या बस की है, ठीक है। सीजी के पास नहीं भागना, सीजी के पास कब भागना, 1 करोड़ या फिर उससे ज्यादा, ठीक है। अच्छा, अभी अगर फ्रॉड का अमाउंट है लेस देन 1 CR तो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा बोर्ड या फिर ऑडिट कमेटी, ठीक है। कंपनी के अंदर अगर बोर्ड एग्जिस्ट करता है, ऑडिट कमेटी पहले एग्जिस्ट करती है, तो ऑडिट कमेटी को बता दो, अगर ऑडिट कमेटी नहीं है तो फिर बोर्ड के पास जाओ, ठीक है। विद इन 2 days ऑफ नॉलेज रिपोर्ट द फॉलोइंग मैटर। अब हम क्या क्या बताएंगे, नेचर ऑफ द फ्रॉड, हाँ 2 दिन के अंदर था, फटाफट से क्या बताएंगे, नेचर ऑफ फ्रॉड, उसको डिस्क्राइब करो फटाफट से, क्या क्या अमाउंट इन्वॉल्व है, कौन कौन से लोग इन्वॉल्व है, ठीक है। अब देखो बोर्ड रिपोर्ट के अंदर क्या क्या बातें जाएंगी, नेचर ऑफ फ्रॉड विद डिस्क्रिप्शन, अप्रोक्सीमेट अमाउंट इन्वॉल्व, पार्टीज इन्वॉल्व, इफ रेमेडियल एक्शन नॉट टेकन, अगर रेमेडियल एक्शन नहीं लिया है, ठीक है। देखो अब जैसे मान लेते हैं अगर कोई बंदा है और उसको काम से निकाल दिया, ठीक है, वो चोरी कर रहा था, उसे निकाल दिया, रेमेडियल एक्शन ले लिया ना, अब जाके उसके बारे में ढिंडोरा पीटने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर अभी भी कोई भी एक्शन नहीं लिया तो जरूरी है कि वो आप क्लियर कट उसका नाम मेंशन करो, ठीक है। अब आपके लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा है एंड, ABC एंड D, ठीक है, बट आप इसे रीड करोगे एज और, ठीक है। यही तरीके होते हैं कुछ लॉ को रीड करने के, नेचर ऑफ फ्रॉड विद डिस्क्रिप्शन, अप्रोक्सीमेट अमाउंट, पार्टीज इन्वॉल्व, इफ रेमेडियल एक्शन नॉट टेकन एंड रेमेडियल एक्शन टेकन,
फिर मेरे पास आता है एसए 240, प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी। ठीक है, आपको यहाँ पे जनरल प्रिंसिपल में 4 चीजें याद रखनी है। नंबर 1, ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस व्हाई ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। ठीक है, अब यहाँ पे आता है मेरे पास एक, अगर एरर के थ्रू फ्रॉड हुआ, ठीक है, नंबर 1 फ्रॉड, नंबर 1 एरर। ठीक है, कोई भी ऐसी गड़बड़ है और अगर वो फ्रॉड है या फिर वो एरर है। ठीक है, अब अगर तो किसी ने जानबूझ के गलती करी है तो उसे पकड़ना बहुत ही मुश्किल है, अगर वो एरर हो गया, गलती से गलती हो गई, तो उसे पकड़ना बहुत ही आसान है। फिर एक मेरे पास है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, इसके लिए 2-3 आपकी लाइंस है, प्लीज वो कंप्लीट कर लेना। फिर आता है मेरे पास मैनेजमेंट और एम्प्लॉय फ्रॉड। ठीक है, मैनेजमेंट का अगर फ्रॉड है तो उसे पकड़ना बहुत ही मुश्किल है कंपेयर टू एम्प्लॉय फ्रॉड। क्यों? देखो, अगर एम्प्लॉय ने कोई गड़बड़ करी होगी, मैनेजमेंट ने फटाफट से उसको उसके थ्रू चेक, मतलब एक बार एम्प्लॉय ने कुछ भी किया है तो वो आगे चेक होता है थ्रू मैनेजमेंट। ठीक है, फिर आता है ऑडिटर उसे चेक करने के लिए। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो इतना ज्यादा फिल्टर होके आ रहा है तो उसको पकड़ा जाना फिर भी आसानी है। ठीक है, कंपेयर टू योर मैनेजमेंट फ्रॉड। और मैनेजमेंट के पास कितनी ज्यादा राइट्स होती हैं, अगर उनके पास इतनी ज्यादा राइट्स है तो उनके फ्रॉड्स को पकड़ना बहुत ही मुश्किल है। आ सकता है आपके पास ये 4 से 5 का क्वेश्चन। फिर एक एसए 240 का एक क्वेश्चन है, ऑडिटर अनएबल टू कंटिन्यू द एंगेजमेंट। एसए 240, अब इसकी एक समरी देखो। प्रोफेशनल लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिपोर्ट टू द पर्सन और पर्सन हु मेड द अपॉइंटमेंट या फिर रेगुलेटरी अथॉरिटी। ठीक है, अब ऑडिटर ने अगर सोच लिया कि हाँ भैया मैंने तो ठान लिया कि मैं यहाँ पे अब कंटिन्यू नहीं करना चाहता। ठीक है, तो ऑडिटर ने अभी ठाना है बट पक्का पक्का वाला नहीं है, मतलब ही इज लाइक थिंकिंग, ही इज मोर ऑफ लाइक थिंकिंग। ठीक है, अनएबल टू कंटिन्यू द एंगेजमेंट, अभी कंटिन्यू नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो अभी जब वो सोच रहा है तो वो क्या करेगा, वो ये देखेगा कौन से ऐसे लोग हैं जिनको उसे बताना पड़ सकता है अगर वो छोड़कर गया तो। ठीक है, जिन लोगों ने उसे अपॉइंट किया, मतलब जिन लोगों ने उसे रिपोर्ट टू द पर्सन और पर्सन हु मेड द अपॉइंटमेंट, जिन लोगों ने उसे अपॉइंट किया था उन लोगों को बताना है। रेगुलेटरी अथॉरिटी, आरबीआई, सीएजी वगैरह अगर कुछ एग्जिस्ट करते हैं एज अवर रेगुलेटरी अथॉरिटी तो उनको बताना है। एप्रोप्रिएट टू विड्रॉ एज पर लॉ एंड रेगुलेशन। ओके, सो हमारे कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। ठीक है, स्टैंडर्ड्स जो है हमारे कॉपी पेस्ट हैं, वो कंट्री अलग अलग कंट्रीज को अप्लाई करते हैं। कुछ ऐसी कंट्रीज हो सकती हैं जहां पे लॉज एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आप लोग विड्रॉ नहीं कर सकते, तो ऐसी कंट्री तो नहीं है जहां पे आप विड्रॉ ही नहीं कर सकते। अगर कोई ऐसी कंट्री है, इंडिया में नहीं है, कानूनी एक्ट बोलता है आप कर लो अपना रिजाइन। ठीक है, तो ऐसा तो कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, जहां ऑडिटर ने ठान लिया कि हाँ अब तो मैं विड्रॉ करूंगा, तो क्या करना है, डिस्कस विद मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी और उनको दे दो रीजंस। ठीक है, उसके बाद तुमने जहां जहां पे ठाना था कि हम रिपोर्ट करेंगे, ठीक है, जिन जिन लोगों को रिपोर्ट करना है, जिन जिन रेगुलेटरी अथॉरिटीज को रिपोर्ट करना है, फाइनली उन्हें कर दो रिपोर्ट, कॉपी पेस्ट एक। ठीक है, अब बताने पड़ेंगे दोनों लोगों को रीजंस। अब तुम बोलो मैं तुम्हारी कंपनी छोड़ के जा रहा हूं, ऐसे नहीं काम बनेगा, तुम्हें रीजन बताने पड़ेंगे, तुम्हें बताना पड़ेगा कि क्यों तुम इस कंपनी को छोड़ के जा रहे हो, क्या रीजंस हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी को भी बताना है, जिन लोगों ने अपॉइंटमेंट करी उन्हें बताना है, रेगुलेटरी अथॉरिटी को भी बताना है। ठीक है, अब इसके बाद आपका जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो होगा फ्रॉड रिस्क फैक्टर और पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। प्लीज शांति से उसे देखना, कंप्लीट करना और उसे अच्छे से समझना। ठीक है, डन, चलो।